नमस्कार, स्पोर्ट्स कैर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जाने माने खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत जी को। धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद, आपको और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस के साथ साथ और भी ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तरी मैसिडोनिया ने पहली बार यूरो कप फुटबॉल के लिए किया क्वालिफाई। सोफिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल लाइनअप तय। रविवार से शुरू हो रहे एटीपी फाइनल्स का ड्रॉ घोषित। और साई ने खेलो इंडिया एथलीटों के लिए 5 करोड़ 78 लाख रुपए अलाउंस देने की घोषणा की। सबसे पहले बात करते हैं यूरो कप के क्वालिफायर की। स्कॉटलैंड ने लंबे समय बाद यूरो फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बेलग्राद में सर्बिया के खिलाफ मुकाबला निर्धारित समय तक 1-1 से ड्रॉ रहा। इसके बाद स्कॉटलैंड की टीम ने पेनल्टी शूटआउट में सर्बिया को 5-4 से हराकर अगले वर्ष जून जुलाई में होने वाले यूरो कप में जगह बना ली। स्कॉटलैंड की टीम ग्रुप डी में इंग्लैंड, चेक गणराज्य और क्रोएशिया के साथ है। उत्तरी मैसिडोनिया की टीम ने पहली बार यूरो कप के लिए क्वालिफाई किया है। 37 साल के स्ट्राइकर गोरान पेंडेव ने 56वें मिनट में गोल कर उत्तरी मैसिडोनिया को जीत दिलाई। उत्तरी मैसिडोनिया की टीम ग्रुप सी में नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया और यूक्रेन के साथ है। धर्मेंद्र जी, एक देश ने एक बहुत बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है, अपने आप में बड़ी उपलब्धि। निश्चित तौर पर, और विशेषकर वह भी तब जब आप यूरो या यूरोपीय फुटबॉल की बात करते हैं तो वह किसी विश्व कप से कम नहीं होता है, क्योंकि वहां इतनी प्रतिस्पर्धा है कि कोई भी नई टीम के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में एक नई टीम, विशेषकर जैसे स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें तो स्कॉटलैंड ने, जब कहते हैं कि फुटबॉल की शुरुआत हुई थी, पहले 2 देशों के बीच जब फुटबॉल खेली गई थी तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड थे, लेकिन स्कॉटलैंड ने एक कह सकते हैं कि वो इंग्लैंड के साये में ही जीता रहा। तो कहीं ना कहीं उसको उसके साये से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। जहां तक मैसेडोनिया का सवाल है तो एक छोटा सा देश है, और जिस पर कि कभी ये कह सकते हैं कि आम आदमी के लिए वो एक नया नाम हो सकता है। ऐसे में अगर उसकी टीम फुटबॉल में प्रवेश करती है, और फुटबॉल वैश्विक खेल है, तो निश्चित तौर पर उस देश को भी एक नया पहचान मिलेगी। फीफा की जो रैंकिंग है उसमें उत्तरी मैसिडोनिया की टीम 65वें स्थान पर काबिज है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि गोरान पेंडेव ने उनके लिए 56वें मिनट में गोल किया। वो इंटर मिलान के लिए भी 2010 की जो चैंपियंस लीग टीम में खेले थे, वो तो एक अनुभव है। आपने स्कॉटलैंड की चर्चा की। 10 बार वो क्वालिफाई करने के लिए उन्होंने अपना कैंपेन चलाया, 10 बार वो फेल हुए, और अंतिम बड़ा टूर्नामेंट उनके लिए 1998 का विश्व कप था। उसके बाद वो किसी बड़े टूर्नामेंट में नहीं खेले, तो उनके लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। मैं वही बोल रहा हूं ना कि अभी तक पिछले कुछ समय से स्कॉटलैंड जो था वो इंग्लैंड और जो उसके आसपास के देश हैं उनके साए में जी रहा था। और कहीं ना कहीं उसके लिए, खिलाड़ियों के लिए विशेषकर, क्योंकि उसके कुछ खिलाड़ी लगातार इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलते रहे हैं। ऐसे में यह है कि जब एक खिलाड़ी को अनुभव है और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए या ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं उस अनुभव का फायदा उसके देश को भी मिलता है। तो यही बात जैसे कि हम आईपीएल में देखने को मिलते हैं, वही अगर कोई ईपीएल में खेल रहा है या फिर ला लीगा में खेल रहा है या बुंदेसलीगा में अगर उसका कोई खिलाड़ी खेल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा स्कॉटलैंड को मिल रहा है। और ये कह सकते हैं कि उसने ग्रास रूट को अपने कमजोर नहीं पड़ने दिया। और इस मैच के हीरो स्कॉटलैंड के गोलकीपर डेविड मार्शल रहे, जिन्होंने अंतिम पेनल्टी स्पॉट जो अलेक्जेंडर मिट्कोविक ने लिया था उसको बचाकर अपनी टीम को यूरो के लिए क्वालिफाई किया। स्लोवाकिया ने उत्तरी आयरलैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उत्तरी आयरलैंड ग्रुप ई में पोलैंड, स्पेन और स्वीडन के साथ है। उधर बुडापेस्ट में हुए एक मुकाबले में हंगरी ने आइसलैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप में जगह बनाई है। हंगरी ग्रुप एफ में फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल के साथ है। इंग्लैंड ने दोस्ताना फुटबॉल मैच में कल आयरलैंड को 3-0 से पराजित किया। इंग्लैंड के लिए पहली बार कप्तानी कर रहे हैरी मैग्वायर ने पहला गोल किया। हाफ टाइम से कुछ देर पहले जेडन सांचो ने दूसरा गोल कर टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी। इंग्लैंड के लिए तीसरा और अंतिम गोल पेनल्टी से डोमिनिक काल्वर्ट लेविन ने किया। और एक और खबर है इंग्लैंड की फुटबॉल से ही जुड़ी हुई।
कि उनके जो डिफेंडर हैं जो गोमेज वो चोटिल हो गए हैं और इसी मैच के अभ्यास के लिए जब टीम मैदान पर उतरी थी तो वो चोटिल हो गए थे और वो लिवरपूल के लिए खेलते हैं। 12 मुकाबले वो खेल चुके हैं और लिवरपूल की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें ये बताया गया है कि वो पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। इससे पहले लिवरपूल के डिफेंडर और हॉलैंड के कप्तान वर्जिल वैन डाइक भी घुटने में चोट के कारण वो भी इस लगभग पूरे सत्र से बाहर हो गए हैं। वैसे आधिकारिक तौर पर इंग्लिश प्रीमियर लीग की मौजूदा चैंपियन लिवरपूल ने यह नहीं बताया है कि दोनों खिलाड़ी कब वापसी करेंगे। वैन डाइक को जो चोट लगी थी वो 17 अक्टूबर को एवर्टन के खिलाफ खेले गए मैच में लगी थी, जहां दोनों ही टीमें 2-2 से बराबरी पर रही थीं। दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक गोल के साथ पुर्तगाल ने एक दोस्ताना फुटबॉल मैच में एंडोरा को 7-0 से हरा दिया। स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डो इस मुकाबले में एक गोल करने के बाद कई रिकॉर्ड्स बनाने के करीब पहुंच गए हैं। आइए सुनते हैं वीरेंद्र कौशिक की ये रिपोर्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले फुटबॉलर बनने के करीब पहुंच गए हैं। रोनाल्डो के 102 गोल हो गए हैं और वो ईरान के पूर्व स्ट्राइकर अली देई के 109 गोल से 7 गोल ही पीछे हैं। 35 साल के रोनाल्डो ने अपने 17 साल के करियर में अब तक 168 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, लेकिन उम्र के साथ कमजोर होने की जगह उनके गोल करने का रेट और बढ़ गया है। अपने इंटरनेशनल करियर के शुरुआती 11 सालों में यानी 2003 से 2014 तक रोनाल्डो ने 118 मैच खेले। इसमें उन्होंने 52 गोल किए, जबकि 2015 से लेकर अब तक उन्होंने 50 मैच खेले और 50 गोल किए हैं। 2015 से लेकर अभी तक औसतन वे हर मैच में 1 गोल कर रहे हैं। 2015 में 30वां जन्मदिन मनाने के बाद जिस स्पीड से वे गोल दाग रहे हैं, उस औसत से वे अगले 8 मैचों में ईरान के अली देई के 109 गोल्स के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे और इंटरनेशनल मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। रोनाल्डो ने अपना पहला गोल अपने 8वें मैच में ग्रीस के खिलाफ 2004 में दागा था। वहीं 50वां गोल 2014 में फीफा वर्ल्ड कप में घाना के खिलाफ किया था। रोनाल्डो ने अपना 100वां गोल इसी साल सितंबर में स्वीडन के खिलाफ नेशंस लीग में दागा था। सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल मैच में 100 से ज्यादा गोल किए हैं। अगर मौजूदा खिलाड़ियों की बात करें तो रोनाल्डो के आसपास अभी कोई खिलाड़ी नहीं है। भारत के सुनील छेत्री ही 72 इंटरनेशनल गोल के साथ मौजूदा खिलाड़ियों में उनसे पीछे हैं। वहीं अर्जेंटीना के स्टार प्लेयर लियोनेल मेसी 71 गोल के साथ 15वें नंबर पर हैं। रोनाल्डो ने लिथुआनिया और स्वीडन के खिलाफ सबसे ज्यादा 7 गोल किए हैं। वहीं अर्जेंटीना और ग्रीस समेत 17 देशों के खिलाफ उन्होंने सबसे कम 1 गोल किया है। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। धर्मेंद्र जी, जिस तरह क्रिकेट में विराट कोहली, जो रूट और बाकी खिलाड़ियों को, बड़े खिलाड़ियों को रन मशीन कहा जाता है, ये गोल मशीन है। निश्चित तौर पर उन्होंने जिस हिसाब से, अगर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की अभी बात हो रही है और अगर कहें कि उन्होंने क्लब स्तर के भी उनके गोल जोड़ दिए जाएं तो कम से कम वो 800 गोल के आसपास पहुंचने वाले हैं। और आप एक रोनाल्डो की जब अंतर्राष्ट्रीय गोल की बात हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि जो यूएफा या विश्व कप जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनमें उन्होंने अधिकतर गोल उनमें किए हैं। उनका एक रिकॉर्ड है कि वो फ्रेंडली मैच में उस हिसाब से, मतलब वो ये कह सकते हैं कि उनका जज्बातों और जुनून पर तो हम कहीं भी सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन जब विश्व कप की बात आती है, यूरोपियन चैंपियनशिप की बात आती है, तो रोनाल्डो हमेशा बहुत अच्छे करते हैं। और उनके जो 100 गोल हैं, जो जब उन्होंने सेंचुरी पूरी की थी, उसमें से उन्होंने मैत्री मैचों में केवल 17 गोल किए थे। तो ये कह सकते हैं कि अभी मैंने सुना कि वो उम्र बढ़ने के साथ जो है लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके साथ उनका अनुभव भी बढ़ रहा है और एक अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते उनके लिए दूसरी टीम को समझना और उसकी रणनीति को भांपना वो ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और वो किसी भी खिलाड़ी की कमजोरी का जल्दी और बेहतर आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में बताया कि 17 साल का उनका करियर है और आपको भी याद होगा धर्मेंद्र जी की बहुत छोटी उम्र में जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के उस समय के मैनेजर सर एलेक्स फर्ग्यूसन उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड में लेकर आए थे और तब उन्होंने जिस ढंग से ईपीएल में प्रदर्शन किया और उसके बाद वो रियल मैड्रिड चले गए, वहां उन्होंने धूम मचाई और अब वो इटालियन क्लब यूवेंटस के लिए खेल रहे हैं। तो बहुत विविधतापूर्ण खिलाड़ी और जैसा कि आप कह रहे हैं बड़े मुकाबले के बड़े खिलाड़ी हैं। देखिए, जब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल जगत में या फुटबॉल पटल पर नहीं आए थे, दुनिया एक रोनाल्डो से परिचित थी, बिल्कुल ब्राजील के रोनाल्डो। और लोग यही समझते थे कि शायद जब रोनाल्डो शुरू में आए तो यही सोचा जाने लगा कि ये रोनाल्डो में फिर नई जान कहां से आ गई। जी। तो रोनाल्डो ने
उस रोनाल्डो की जो एक कह सकते हैं कि नाम की जो एक साया था, उससे न सिर्फ वो बाहर निकले, बल्कि अब लोग जो हैं या फुटबॉल प्रेमी जो हैं वो पुराने रोनाल्डो को भूल गए हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने जिस तरह से ये कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि ईपीएल से लेकर वो अब इटालियन लीग में खेल रहे हैं और ला लीगा में भी खेलते रहे, तो कहीं ना कहीं उनका जो अनुभव वो अब सामने आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि उनको किसी तरह की दिक्कत होनी चाहिए। जो ईरानी फुटबॉलर हैं 107 गोल करने वाले, उनका रिकॉर्ड तोड़ने में उनको किसी तरह की दिक्कत होगी। और इनके पीछे कोई नजदीक भी नहीं है। अगर इनके क्लब फुटबॉल में प्रतिद्वंद्विता जो बार्सिलोना के लियोनेल मेसी से है, वो 71 गोल के साथ बहुत पीछे हैं इनसे। आपने अगर गौर किया होगा तो कहीं ना कहीं मेसी पर एक आरोप लगता रहा है, या ये कह सकते हैं कि उनकी आलोचना होती रही है कि वो अर्जेंटीना की तरफ से कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाए, क्योंकि बड़े टूर्नामेंटों में जब उनकी जरूरत थी तब उनकी टीम हार गई और वो करिश्मा नहीं कर पाए जो कि कभी डिएगो माराडोने ने किया था। अभी भी आपने देखा होगा कि कल उनका एक जो साउथ अफ्रीकन क्वालिफायर का मैच था, उस मैच में भी वो एक गोल उनका अमान्य घोषित कर दिया गया। दूसरे गोल में वो गोलकीपर को नहीं छका पाए और उनकी टीम को जो है बराबरी का मैच खेलना पड़ा। कहीं ना कहीं इसका असर उनके क्वालिफाइंग जो अभियान है उस पर असर पड़ सकता है। तो मेसी और रोनाल्डो में सबसे बड़ा अंतर यही है कि जहां रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल विश्व कप और यूएफए क्वालिफाइंग या यूएफए के मेन टूर्नामेंट में किए हैं, वहीं मेसी ने जो गोल किए हैं वो या तो मैत्री मैचों में किए हैं या फिर अपने क्लब की तरफ से किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन फुटबॉल फैंस के लिए ये अच्छी बात है कि दुनिया के 2 सबसे बड़े स्ट्राइकर एक ही समय में 2 अलग अलग क्लब्स के लिए खेल रहे हैं, और ये देखना दिलचस्प होगा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितनी जल्द दुनिया के उन खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे या दुनिया के सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन जाएंगे। फुटबॉल के बाद अब बात करते हैं टेनिस की। बुल्गारिया में चल रहे सोफिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल लाइनअप तय हो गए हैं। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस के एड्रियन मानारिनो का सामना इटली के जानिक सीनर से होगा। क्वार्टर फाइनल में मानारिनो ने मोल्दोवा के राहु अल्बोट को 6-2, 1-6, 6-3 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में कनाडा के वासिक पॉस्पिसिल का सामना रिचर्ड गैस्के से होगा। पॉस्पिसिल ने अंतिम 8 के मैच में ऑस्ट्रेलिया के जॉन मिलिमैन को 6-3, 6-2 से पराजित किया। गैस्के ने क्वार्टर फाइनल में इटली के सल्वातोर कारूसो को 7-6, 7-5 से शिकस्त दी। यहां पर किसका पलड़ा भारी देखते हैं आप टूर्नामेंट के नजरिए से? मुझे लगता है कि पॉल पेस्की जो है वो लगातार काफी समय से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका लगता है कि हाँ, वो टूर्नामेंट में आगे तक बढ़ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। श्रोताओं को हम बता दें कि सेमीफाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे और जो भी परिणाम होगा कल के स्पोर्ट्स स्कैन में हम आपसे जरूर साझा करेंगे। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को एटीपी फाइनल्स में डेनिल मेदवेदेव, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव और डिएगो श्वार्ट्जमैन के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। यह टूर्नामेंट 15 नवंबर से 22 नवंबर के बीच लंदन में खेला जाएगा, जिसमें टॉप 8 सिंगल्स और डबल्स पुरुष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जोकोविच रिकॉर्ड 6 बार ट्रॉफी अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। वो अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। जोकोविच के ग्रुप में रूस के डेनिल मेदवेदेव, जैसा कि हमने आपको बताया, और जर्मनी के ज़्वेरेव और इस सीजन में पदार्पण कर रहे श्वार्ट्जमैन होंगे। दूसरे ग्रुप में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल, ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम, मौजूदा चैंपियन ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास और रूस के आंद्रे रुब्लेव हैं। विश्व के नंबर 9 खिलाड़ी श्वार्ट्जमैन को इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने घुटने की चोट के कारण बाकी के सत्र में न खेलने का फैसला किया है। यहां भी टेनिस प्रेमियों को धर्मेंद्र जी उम्मीद होगी कि जोकोविच बनाम नडाल का फाइनल देखने को मिले। निश्चित तौर पर, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें विश्व के जो है शीर्ष 8 खिलाड़ी भाग लेते हैं और यहां मुकाबला जो है शुरू से ही, जो ये कह सकते हैं कि विंबलडन या जो भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जहां वहां जो क्वार्टर फाइनल के बाद जो मुकाबले देखने को मिलते हैं, यहां पहले मैच से ही वैसे ही कड़ी प्रतिद्वंदता देखने को मिलती है। लेकिन जोकोविच बहुत अच्छी फॉर्म में है। वो ठीक है कि यूएस ओपन में उनके साथ जो कुछ हुआ वो बीती बात है। राफेल नडाल अभी फ्रेंच ओपन जीतने के बाद उनको किसी भी टूर्नामेंट में और कभी भी कम करके आप आंक नहीं सकते हैं। दोनों के बीच एक और फाइनल होता है तो वो टेनिस प्रेमियों के लिए कह सकते हैं कि एक सोने पे सुहागा जैसा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। रविवार से टूर्नामेंट लंदन में शुरू हो रहा है और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।
भारत के प्रजनेश गुणेश्वरन ने अमेरिका में एटीपी चैलेंजर अटलांटिक टायर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रजनेश ने प्री क्वार्टर फाइनल में 3 सेट के कड़े संघर्ष के बाद अमेरिका के जैक सॉक को हराया। प्रजनेश ने यह मैच 6-7, 6-2, 7-6 से जीता। ये मुकाबला लगभग 3 घंटे तक चला। दुनिया के 146वें नंबर के खिलाड़ी प्रजनेश अब ब्राजील के क्वालीफायर खिलाड़ी थॉमस बेलुची से भिड़ेंगे। एक और भारतीय रामकुमार रामानाथन की चुनौती पहले ही समाप्त हो गई है। कितनी संभावना देखते हैं प्रजनेश के लिए? अभी जिस हिसाब से उन्होंने पहले मैच में पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करना बहुत मुश्किल होता है, और वो वैसे भी लॉकडाउन से लंबे समय से गुजरने के बाद अब वापसी कोर्ट पर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लय बनाने में उनको दिक्कत आई होगी। लेकिन अब उनका मुकाबला बेलुची से है। एक समय ये कह सकते हैं कि वो विश्व में 21वें नंबर के खिलाड़ी थे, तो अनुभव उनके पास है जो अनुभव प्रजनेश के पास नहीं है। लेकिन अभी फॉर्म की जो वर्तमान फॉर्म देखी जाए और वर्तमान रैंकिंग देखी जाए तो उनमें लगभग 150 रैंकिंग का अंतर है, तो कहीं ना कहीं प्रजनेश उन पर हावी हो सकते हैं। प्रजनेश मनोवैज्ञानिक जो एक लाभ कह सकते हैं, उसका लाभ उठाकर वो इस मैच में उतर सकते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने 2783 खेलो इंडिया एथलीटों के लिए अक्टूबर और नवंबर में 5 करोड़ 78 लाख रुपए जेब खर्च अलाउंस देने की घोषणा की है। साई ने कल इस बात की जानकारी दी। इसका मतलब ये है कि हर खिलाड़ी को हर महीने 10,393 रुपए मिलेंगे। साई ने एक बयान में कहा कि खिलाड़ियों को दिया जाने वाला 1,20,000 रुपए का वार्षिक भत्ता सीधे खिलाड़ियों के बैंक खातों में डाल दिया जाएगा। वहीं बाकी का पैसा खेलो इंडिया अकादमी में उनकी ट्रेनिंग, रहने, खाने और पढ़ाई पर खर्च किया जाएगा। ये फंडिंग खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत की जा रही है। इसके अलावा कुल 45,40,000 रुपए अक्टूबर और नवंबर में 227 ग्रामीण खिलाड़ियों को खेलो इंडिया स्कॉलरशिप के तहत दिए गए हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को? देखिए, मैंने कुछ दिन पहले एक समाचार पढ़ा था कि एक खिलाड़ी को जब उसका खेलो इंडिया जो ये कह सकते हैं कि भत्ता या छात्रवृत्ति उसको पहुंची, तो उसको उसका घर का चूल्हा भी जला। जी, कहीं ना कहीं खिलाड़ी जब आर्थिक रूप से संपन्न होता है या आर्थिक दबाव उस पर नहीं होता है, तो वो बेहतर प्रदर्शन करने की सोचता है, वो अपनी तैयारियां अच्छी तरह से करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, और ये कह सकते हैं कि ग्रास रूट से, जब हम बहुत पहले से बात करते रहे हैं कि हमें ग्रास रूट से खिलाड़ियों को आगे लाना है, लेकिन हम अमूमन देखा जाता है कि ओलंपिक जीत लिया या एशियाड में जीत लिया, इनाम मिल जाते हैं। लेकिन जब ग्रास रूट की बात है, वहां खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती, और ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है कि आप एक खिलाड़ी को 15 साल से या 14 साल से या फिर 18 साल से वो धनराशि दे रहे हैं, जिसके आधार पर वो ये कह सकता है कि वो बेहतर प्रदर्शन करने के बारे में सोच सकता है। महिलाओं की 400 मीटर रेस की विश्व चैंपियन सलवा ईद नासिर पर टोक्यो ओलंपिक से पहले बैन लग सकता है। नासिर पर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। 22 साल की नासिर ने दोहा में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में सबको पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की थी। नाइजीरिया में जन्मी और बहरीन की तरफ से खेलने वाली नासिर डोपिंग परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हो पाई थीं और ये बताने में भी नाकाम रही थीं कि उनका सैंपल अधिकारी किस जगह पर ले सकते हैं। मौजूदा चैंपियन टाइगर वुड्स ने ऑगस्टा मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट के पहले दिन 4 अंडर 68 का स्कोर किया है। वो 65 का स्कोर करने वाले पॉल कैसे से 3 शॉट पीछे हैं। कैसे ने दिन का अंत पहले स्थान पर रहते हुए किया। वुड्स ने पार स्कोर के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर बारिश के कारण कल 3 घंटे का खेल रोक दिया गया। मेजर टूर्नामेंट्स में बीते 106 राउंड में ये वुड्स का पहला बोगी फ्री राउंड रहा है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों का तीसरा और अंतिम कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है और वो क्वींस टाउन के लिए रवाना हो गए हैं, जहां टीम को न्यूजीलैंड ए के साथ 3 दिवसीय और 4 दिवसीय अभ्यास मैच खेलना है। ये मैच 20 से 22 नवंबर और 26 से 29 नवंबर को जॉन डेविस ओवल में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आईपीएल में हिस्सा लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वो ऑकलैंड पहले पहुंचेंगे और उसके बाद अपनी शुरुआती स्वास्थ्य जांच को पार करने के बाद टीम के साथ जुड़ पाएंगे। हम आपको बता दें कि इस समय वेस्टइंडीज की जो टीम है वो न्यूजीलैंड के दौरे पर है। धर्मेंद्र जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खेल खबर पर आपसे चर्चा करें। आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने विशेषज्ञ राय साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आभार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।